हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आदि है। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी सेल बायोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, इससे पहले हमने सेल वॉल पढ़ा था। सेल वॉल प्लांट के सेल के बाहर आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन ये एनिमल सेल के अंदर है। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर एक एनिमल सेल लिख दूं कि लेट सपोज ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर आपको एक पर्दा बाहर नजर आएगा। इस पर्दे का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। तो बाकी तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जितने भी गोल्गी बॉडीज, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, देखो इन सब के बाहर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल के अंदर देखें तो प्लांट सेल में मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, तो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन यहां पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक और पर्दा नजर आएगा जिसका नाम है सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल केस में आउटर बाउंड्री है, लेकिन प्लांट के केस में ये सेल वॉल के नीचे आ रहा है, बीनीथ सेल वॉल आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसका पोजीशन हुआ। अब जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मजीद कुछ हमारे पास जो पॉइंट्स है, सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल के मुकाबले में सेल वॉल जो था वो डेड था। ये लिविंग स्ट्रक्चर है, इट इज लिविंग। और मतलब ये अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। इट इज लिविंग एंड रेप्लिकेटेड सेल, मतलब अगर इसको डैमेज लग जाए तो ये अपने आप को दोबारा सेट कर सकता है, जैसे लिविंग। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक ऐसा पर्दा है जिसने पूरे सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। अब आप देखें, हमने जब सुना था कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें अब आप सबसे पहले देखें आपका न्यूक्लियस है। अगर आप न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के आसपास भी आपको पर्दा नजर आएगा। ये पर्दा भी इस तरह का पर्दा है, मेम्ब्रेन है, जैसा का सेल मेम्ब्रेन है तो इधर भी है। यानी इस पर्दे ने यहाँ पर न्यूक्लियस को कंपार्टमेंट बनाया हुआ है पर्दा की शक्ल में, पर्दा देकर। इसी तरह अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के पास आ जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास भी अगर आप देखिए वहां पर एक पर्दा है। इसी तरह अगर आप गोल्गी बॉडीज के पास आ जाएंगे तो वहां पर भी इनके आसपास एक मेम्ब्रेन है। इसी तरह अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाए तो उधर भी मेम्ब्रेन है। इसी तरह अगर आप लाइसोसोम के पास आ जाएंगे तो वहां पर भी मेम्ब्रेन है। तो यहां पर हमने इस मेम्ब्रेन को सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में जाके पढ़ा था, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर उन्होंने कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल है वो अब इनसे अलग है, वो बिकॉज ऑफ इस मेम्ब्रेन की वजह से। तो इसने कंपार्टमेंटलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन में। अलबत्ता सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में थोड़ी बहुत फ़र्क आएगी कि यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा लिपिड कम, यहाँ पर प्रोटीन कम लिपिड ज़्यादा, तो थोड़ी सी कंपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। लेकिन ओवरऑल उन सब के अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम होगी। मैं एक बात बताऊं कि ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, अगर मैं इधर लिख दूं कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बना होगा, तो मैं यहाँ पर इसकी कंपोजिशन अगर आपको लिखवा दूँ केमिकल कंपोजिशन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटीन। सबसे पहले है प्रोटीन एंड देन 60 to 80% यहाँ पर आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर आपको लिपिड्स भी नज़र आएंगे। लिपिड्स आपको 20 to 40% आपको मिलेंगे। 20 to 40% आपको लिपिड मिलेगा। और इसके अलावा ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। इसके अलावा आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल खुद भी वैसे लिपिड के कैटेगरी में आ रहा है, फिर भी मैं उसको अलग सा नाम दे रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल खुद लिपिड है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट एफएससी लेवल पर, हमें चाहिए कि हमें ये वैल्यू याद रहे कि सेल मेम्ब्रेन इन चीज़ों से जाके मिलके बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, ये चीज़ें आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे नजर आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मॉडल्स आए। एक मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दूसरे मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से। जो पहला मॉडल आया था कि भाई सेल मेम्ब्रेन किस तरह है, तो उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन के हिसाब से यहां पर 3 लेयर्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइलेमिनार। हाँ, ट्राइलेमिनार 3 पर्दे हैं। किस तरह 3 पर्दे हैं कि 2 पर्दे हैं, पहला और दूसरा। ये जो पर्दा है और ये जो पर्दा है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ पर्दा है और ये भी प्रोटीन का बना हुआ पर्दा है। 2 पर्दे हैं, वो भी प्रोटीन के हैं। अंदर एक और पर्दा है, अंदर इन दोनों के बीच एक और पर्दा है जिसका नाम है लिपिड। तो ये एक मॉडल बनाया गया था कि भाई सेल मेम्ब्रेन जो खुद एक पर्दा है, वो पर्दा अंदर जाकर उस इधर तक को 3 पर्दे नजर आएंगे। बाहर वाले 2 प्रोटीन के लेयर्स हैं और बीच में लिपिड है। इसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो है ये रिजेक्ट हुआ था ये मॉडल। इसके बाद क्या हुआ था, एक और आया मॉडल आया, उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये जो मॉडल था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, ट्रू है। इस मॉडल के हिसाब से यहाँ पर फिर आपको 3 पर्दे नज़र आएंगे, 3 मेम्ब्रेन आपको नज़र आएंगे, यानी ट्राइलेमिनार अब इधर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर का पर्दा है, ये बाहर का पर्दा है एक, और यहाँ पर दूसरा पर्दा भी है। ये भी लिपिड का बना हुआ है और ये भी लिपिड का बना हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिपिड बाइलेयर का नाम देते हैं। लिपिड बाइलेयर, बाई मीन्स 2, तो चूंकि 2 लेयर आ गए। अब इनके बीच में जो है आपको क्या नजर आएगा, 3rd लेयर जो है प्रोटीन का नजर आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा जैसे आपने बर्गर खाया होगा, सैंडविच ऊपर और नीचे एक सैंडविच के पीस, बीच में कोई कबाब कोई और सब्जी वगैरह उन्होंने रखा हुआ होता है। तो इट इज सैंडविच, 2 लिपिड लेयर्स, इन बिटवीन दीज 2 प्रोटीन इज सैंडविच। समझ आ रही है? तो दैट इज वेल। और आजकल जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाकई में इस मॉडल को फॉलो करता है। सेल मेम्ब्रेन में 2 लिपिड के लेयर हैं और बीच में प्रोटीन आ रहा है। अब ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब हम ये देखें कि जो लिपिड है वो कौन से लिपिड है। हमने लिपिड भी पढ़ा था चैप्टर में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। तो मोस्टली यहाँ पर जो लिपिड आपको मिलेगा वो है फॉस्फोलिपिड आपको मिलेगा। तो चलिए हम आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं। अगर हम पूरा सेल को गौर से देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको इस तरह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल सबको नजर आएंगे। इस तरह से ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इस तरह ये दूसरा फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, आप चलते जाए, ठीक है। सारे सारे इसी तरह से एक और लेयर भी है, एक और लेयर भी है, ये रहा दूसरा लेयर। दूसरे लेयर में भी आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर फॉस्फोलिपिड गोल सर्कल आपने लिखना है, उसको अपनी 2 टांगे देनी है। ये 2 टांगे इसके अपोजिट होंगे, ठीक है, एक दूसरे को फेस करेंगे, टांगे टांगे एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। और ये गोल जो ये हेड है, फिर आपने इधर हेड बनाना है, ये इस तरह से आपने इसको करना है।
इसी तरह आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, ये सारा का सारा इस तरह का नक्शा होगा। तो ये एक लिपिड का लेयर है, फॉस्फोलिपिड का लेयर है, और ये फॉस्फोलिपिड का एक दूसरा लेयर है। ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया भाई सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास आ गया सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जनाब, मज़े की बात ज़रा देखिए, अगर आप सेल के अंदर जाके आएंगे ना तो यहाँ आपको पानी मिलेगा, एक्वास इन्वायरमेंट, और बाहर भी आपको एक्वास इन्वायरमेंट मिलेगा। तो सेल ने अपने आप को किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है, ये देखो। फॉस्फोलिपिड बिल्कुल पानी में सोल्यूबल नहीं है, लिपिड पानी में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन फॉस्फोलिपिड की एक स्पेशलिटी देखो, फॉस्फोलिपिड कमाल का मॉलिक्यूल है, ये पानी के साथ भी एफिनिटी रखता है और ऑयल के साथ भी, लिक्विड के साथ भी एफिनिटी रखता है। तो अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर वाटर है तो लिपिड ने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करके अपना जो हेड है, लिपिड का जो हेड है, ये इस पे चार्ज, ये पोलर है, ये पानी के साथ बड़ा लगाव रखते हैं। तो लिपिड कितने चालाक है, उसने अपने पोलर साइड को पानी की तरफ किया हुआ है ताकि इनका राब्ता जो है पानी के साथ हो जाए, क्योंकि पानी ऑयल को पसंद नहीं करता है, पानी ऑयल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वरना ये सेल पानी के अंदर बिल्कुल स्टे भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी देखो किस तरह, किस अंदाज से जो है उन्होंने ये अब बाहर के माहौल से राब्ता कर लिया है। अब अंदर भी तो पानी है सेल के अंदर, अगर आप आ जाएंगे तो वहाँ पर भी उन्होंने ये जो हाइड्रोफिलिक हेड्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स, ये पानी के अंदर जो पानी उसके साथ राब्ते में, और यहाँ पर जो सारा का सारा लिपोफिलिक एरिया है, ये वाला जो है ये लिपोफिलिक एरिया है। सो दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब अगर आप देखें हमारे बोर्ड, जो बलूचिस्तान बोर्ड है या सिंध बोर्ड है या KPK है या फेडरल बोर्ड है, उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि इसमें दो तरह के प्रोटीन है। दो तरह के जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये सरफेस पे आपको मिलेंगे। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके आपको यहाँ पर सरफेस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। जो सरफेस पे आपको मिलेंगे PP प्रोटीन, ये है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब दूसरा कौन सा प्रोटीन है, वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन एम्बेड हो गए, एम्बेड, या तो फुल्ली ऐसे, ये देखो, या तो इस तरह से फुल्ली यहां से लेकर आर पार हो गए हैं, मतलब वो अंदर की तरफ आ रहा है पूरा का पूरा, या फिर पार्शली यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन अंदर से धंसे हुए हैं, सरफेस पे नहीं है, अंदर धंसे हुए हैं, या फुली या पार्शली, इनको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में इनका बहुत बड़ा किरदार है। अभी देखो, मैं जब आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बार बार प्रोटीन वाली बात आएगी, तो आपके जहन में पहले से ये होगा कि भाई सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन मौजूद है। फंक्शन में आपको बता दें कि इसका क्या क्या फंक्शन है। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को मैं शॉर्टकट में CHO लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ने अपने आप को इन प्रोटीन के साथ अटैच किया हुआ है। प्रोटीन के साथ, जब आप उसको प्रोटीन के साथ अटैच करोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। सही है, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब मोस्ट अक्सर जो एंटीजेंस होते हैं सेल के ऊपर वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। यार आगे ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो यहाँ पर लिपिड्स के साथ अटैच है, तो फिर उसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड का भी अपना फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ। ये हो गया सारा का सारा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर सब कुछ हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि भाई सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। तो फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो
पहला काम है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन का जो काम है वो है एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। चीज़ों का सेल के अंदर आना और बाहर आना, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। अब देखो, सेल अंदर से एक ख़ास माहौल है अंदर, और हम उसमें एकदम से कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते हैं। वहाँ पर कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, वो माहौल हम ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो अगर उसमें कभी कोई कमी हो जाए तो हम उसको पूरा करने के लिए बाहर से चीज़ें लाते हैं, या कभी कभी हम सेल के अंदर से चीज़ों को बाहर लेके जाते हैं। तो बड़े कंट्रोल तरीके से चीज़ों को अंदर आना पड़ता है और चीज़ों को बाहर जाना पड़ता है। इस तरह से नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है आंखें बंद करके सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप कंट्रोल वाला लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप रेगुलेशन वाला लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका आ गया। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम एक नाम भी देते हैं जो कुछ चीज़ों को अंदर आने देता हो, कुछ को अंदर आने नहीं देता हो। उसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम उसको नाम देंगे। या फिर इसका एक और नाम भी है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये नाम भी आप दे सकते हैं। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी आप उसको बोल सकते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ सकते हैं। तो वो आपने यहाँ पर ज़रा देखना है गौर से। ये रहा आपका सेल और ये रहा सेल मेम्ब्रेन। जो चीज़ें स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ख़ासकर वो नॉन पोलर है, उन पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो बड़े आराम से अंदर आ सकते हैं ईजिली। और ख़ासकर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, इनके लिए कोई इशू नहीं है, ये बड़े आराम से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों पर चार्ज है, पोलर सब्सटेंस मतलब जिस पर चार्ज है, उनके लिए आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आना डिफ़िकल्ट होता है। अब जो चीज़ें डिफ़िकल्टी से आते हैं उनको लाना लाजमी भी है, तो उस पे हम उसके लिए क्या करेंगे ऐसी चीज़ों को लाने के लिए? इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी को खर्च करके चीज़ों को अंदर लाए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक किस्म का प्रोटीन होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पी लिख लेता हूँ। इसको हम लोग पंप भी कह सकते हैं, ठीक है, पंप भी आप इसको कह सकते हैं। और ये पंप किस तरह काम करते हैं, ये प्रोसेस है प्रोटीन। ये अगर मतलब बाहर कोई पोलर चीज़ है तो उसको अंदर लाने के लिए ये एटीपी को खर्च करके, एटीपी को कैसे खर्च किया जाता है, जब एटीपी टूट जाए एडीपी में, तो इस दौरान क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और इस एनर्जी की मदद से ये चीज़ें जो हैं ये सेल के अंदर आ जाएंगी या फिर सेल से बाहर चले जाएंगी। तो एनर्जी देकर किसी चीज़ को अंदर लाना या बाहर ले जाना, वो भी ऐसे कैरियर प्रोटीन की मदद से मतलब
जो चीज़ों को अंदर ला रहा है ये भी प्रोटीन की मदद से आ रहा है, हम इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो सिंपली किस तरीके से आएंगे, जिसको एनर्जी नहीं चाहिए वो है डिफ्यूजन, वो है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में चीज़ें एक इलाके से, मतलब जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मोर, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा है, यहाँ से खुद ब खुद ऐसे इलाके पे जाते हैं जहाँ चीज़ें कम है, तो दैट नेवर रिक्वायर एनर्जी, नेवर रिक्वायर, इसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन के थ्रू भी चीज़ें ला रहे हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी चीज़ें भी ला रहे हैं। और एक और भी है, अगर लार्ज साइज सब्सटेंस हो, लेट्स से हमारे पास लार्ज साइज हो, बड़े साइज का हो, उसके लिए फिर एक और तरीका है, वो फिर यहाँ पर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी उसको नहीं ला सकते, वो एक अलग तरीका है। उसके लिए हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक लार्ज सब्सटेंस है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं, उसके साथ कोई मेटल आयन अटैच होगा, लार्ज सब्सटेंस, लार्ज मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए ये लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसको अंदर लाने के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरह से एक, इसके लिए जैसे एक बॉल को कैच करते हैं ऐसा शेप बनाएगा, और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर इसको क्या कर देगा, इनक्लोज कर देगा। इनक्लोज करने से क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपना ये सारा का सारा जो मेम्ब्रेन है वो उसको वापस क्या करेगा, फ्यूज कर देगा। फ्यूज करने के बाद ये अंदर मूव करके, यानी कि ये आपका जो पर्दा है ये सारा का सारा ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है और अंदर क्या पड़ा हुआ है, अंदर वो एक लार्ज मॉलिक्यूल जो था वो अंदर आ गया। तो इसको हम लोग वेजिकल का नाम भी दे सकते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन अपने आप को अच्छा इस तरह कोई सुराख नहीं है कि चीज़ें अंदर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके उसको अंदर ला रहा है। सो अगर सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को इनफोल्ड करके अंदर लाएं या बाहर लेके जाएं तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस का नाम देंगे, ठीक है। एंडो एंड एक्सो, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो देखो चीज़ें अगर बाहर से सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग की मदद से अंदर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। यहाँ पर अभी जो आपने एग्जांपल देखा था ये क्या है, ये एंडोसाइटोसिस का, एंडो का मतलब है अंदर, इनसाइड, साइटोसिस सेल का जो प्रोसेस है चीज़ों को अंदर लाने का, एंडोसाइटोसिस चीज़ें अंदर आ रही है। और एक्सो मीन्स का उलट है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, अगर सेल के अंदर चीज़ें बाहर चला जाए, जैसे कि आपके दिमाग के अंदर जो एसिटाइल कोलिन है, जब भी वो न्यूरॉन से बाहर आते हैं तो वो इस तरह से वेजिकल के थ्रू बाहर आते हैं, हम उसको क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस का नाम देंगे। तो एंडोसाइटोसिस मजीद हमारे पास दो तरह के हैं, एक है पिनोसाइटोसिस और दूसरा जो है वो है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में अगर आने वाला चीज़ कोई लिक्विड की फॉर्म में होगा तो हम उसको पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे, और फेगो में अगर आने वाला चीज़ सॉलिड की शक्ल में आ जाए। तो ये बात जो है ये सॉलिड और लिक्विड पर डिपेंड करता है। अगर वो सॉलिड की शक्ल में आ जाए तो उसको हम लोग नाम देंगे फेगो, जैसे कि अक्सर हमारे सेल कोई जरासीम वगैरह को अंदर लाते हैं, खा लेते हैं, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। या लिक्विड आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। अच्छा जनाब, तो ये था सेल मेम्ब्रेन का असल में ये वाला सब फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट चीज़ों का अंदर मुख्तलिफ तरीकों से, हमने कहा डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा भी सेल मेम्ब्रेन के एक दो कुछ फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ। वो क्या है, वो ये है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है आपको ऐसे रिसेप्टर्स नज़र आएंगे,
रिसेप्टर। रिसेप्टर एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके साथ कोई हार्मोन या कोई दवाई, जो हम और आप लोग दवाई लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये ड्रग्स आपकी बॉडी में अपना असर दिखाने के लिए इस रिसेप्टर पर आकर इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। इस रिसेप्टर के साथ अटैच होते ही सेल के अंदर क्या आ जाता है? सेल के अंदर एक सिग्नल आ जाता है। सिग्नल कि क्या करना है, सेल को कोई पैगाम मिल जाता है कि व्हाट टू डू। तो ये जो पैगाम है ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इस बटन को कोई ना दबाए, जब तक इस रिसेप्टर के साथ कोई चीज़ अटैच ना हो जाए। तो ये कौन अटैच हो सकता है? कोई हार्मोन या ड्रग इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो रिसेप्टर भी जो है ये आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। इसी तरह हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स का नाम सुना था। ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसके बहुत सारे कई काम है, बहुत सारे, जिसमें से एक था सेल टू सेल रिकॉग्निशन, एक सेल दूसरे सेल को पहचान ले। वो जो था उसका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी भाई सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। अच्छा, इसी तरह रिसेप्टर भी है। कुछ चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन का मतलब क्या है कि इस तरह के चैनल्स होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, लाइक दिस चैनल। तो ये जो चैनल है, चैनल प्रोटीन, चैनल, दिस इज ऑल्सो प्रोटीन। ये भी चीज़ों के अंदर और बाहर लाने के लिए हमने इसको यूज़ किया है, चैनल प्रोटीन। सो इसके साथ ही आपको सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मैंने बता दिया। ज़रा फिर से एक बार देखें, हमने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को के मॉडल देखे। एक था यूनिट मेम्ब्रेन, दूसरा था फ्लूइड मोज़ेक। यूनिट मेम्ब्रेन में 2 प्रोटीन, अंदर लिपिड। फ्लूइड मोज़ेक में 2 लिपिड लेयर, बीच में प्रोटीन। फिर हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है क्या कंपोजिशन है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं। और सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन थे हमने देखा कि ये ख़ास कर जो है ये ट्रांसपोर्ट से इसका लेना देना है। ये चीज़ों को बड़े स्पेशल तरीके से अंदर लाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से बाहर से अंदर लाते हैं और अंदर से बाहर लेके जाते हैं। और साथ ही साथ ये सारे सार आपको मैंने बता दिया। दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।